नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 8 भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। संघीय व्यवस्था की बच्चों अगर हम बात करें तो भारत ने संघीय व्यवस्था भी किसी दूसरे देश के संविधान से ली है। जैसा कि आप सबको पता है कि संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों की अच्छी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाहित किया है। वैसे ही संघीय व्यवस्था का जो ढांचा भारत में है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। और भारतीय संघीय व्यवस्था के बहुत ज्यादा रूप हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर भी दिखाई देता है। 1935 में ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लेकर के आई थी बच्चों, भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम 1935 की कई बातों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया था। अब बात आती है कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप बच्चों ध्यान रखिए कि संघीय ढांचे में द्विस्तरीय सरकार होती है। दो सरकारें काम करती है और जिसमें दोनों की शक्तियां और कार्यों का स्पष्ट दायरा होता है। तो ध्यान रखना कि संघीय ढांचा उसे माना जाएगा जहां पर दो सरकारें काम करती है। एक सरकार का नाम है बच्चों केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरी सरकार का नाम है राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो शासन करती है। इनके कार्यों का, इनकी शक्तियों का एक स्पष्ट दायरा होता है और ये दायरा तय करता है बच्चों कौन? संविधान। और हमारा जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करते हैं कि हम भारत को या किसी भी देश को कैसे कह सकते हैं कि वहां पर संघीय व्यवस्था मौजूद है। तो संघीय व्यवस्था होने के पीछे क्या कारण है कि हम भारत को एक संघीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं। तो संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है लिखित संविधान। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे वृहत संविधान भी भारत का माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इसके आधार पर भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और बात करते हैं लिखित संविधान के साथ साथ भारत का संविधान जटिल संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि माना कि संसद कुछ ऐसे कानून केवल साधारण बहुमत से पारित कर देती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, नए क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना, ये सारे काम साधारण बहुमत से करती है। लेकिन ज्यादातर संशोधन संसद के विशेष बहुमत से होते हैं और कुछ संशोधन तो ऐसे हैं जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत का एक लिखित संविधान है और लिखित संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। दूसरी बात आती है शक्तियों का विभाजन। देखो बच्चों, हमारा जो भारतीय संविधान है वो शक्तियों का विभाजन करता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को बताता है कि आपको कहां पर कार्य करना है, कितना उनका स्पष्ट दायरा होगा। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई बच्चों। पहली सूची का नाम है संघ सूची, दूसरी का नाम है राज्य सूची और तीसरी का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां मैंने आपको बताई,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि संघ सूची में शामिल जितने भी विषय होंगे उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। जबकि राज्य सूची में जो भी विषय शामिल हैं उन विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बनाएगी और विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि होगा। तो ये सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में बताई हुई है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के बीच में कैसा होगा। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के लक्षण मौजूद है। उसके बाद तीसरी बात आती है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। आप सब जानते हैं बच्चों कि भारत में पिरामिड नुमा न्यायालयिक प्रणाली पाई जाती है और इसके शीर्ष बिंदु पर पाया जाता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो न्याय प्रदान करने की सर्वश्रेष्ठ या शीर्षस्थ संस्था मानी जाती है। उसके बाद हम अपील कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका को स्वतंत्रता दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? स्वतंत्रता दे रखी है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अलावा संविधान की रक्षा का भार भी न्यायपालिका को सौंप रखा है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है, क्योंकि संसद ने अगर ऐसा कोई कानून बना दिया या कार्यपालिका ने उस कानून पर रोक लगा दी या लागू कर दिया उसको, जो आपका न्यायालय है वो निर्णय करता है कि संसद ने जो कानून बनाया है और कार्यपालिका ने जिस कानून को लागू किया है वो भारतीय नागरिकों के हित में है या नहीं, और अगर नहीं है तो उन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य भी करती है। तो ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक लिखित संविधान है। भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान में और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के लक्षण मौजूद है। लेकिन संघीय व्यवस्था के साथ साथ भारत में एकात्मकता के लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में इकहरी नागरिकता है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। इस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि भारत में संघीय व्यवस्था तो है लेकिन उसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद है। हमने संघीय व्यवस्था के लक्षण देखे, अब हम भारतीय संघीय व्यवस्था के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला है कि भारतीय संविधान विशुद्ध संघीय राज्य नहीं है बच्चों, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों ने आपसी अनुमति के आधार पर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन इन राज्यों को इस राष्ट्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने का प्रयास अनुच्छेद 1 में किया गया है। जैसा कि मैं उदाहरण देना चाहूंगी अमेरिका का, अमेरिका में राज्यों को अलग रहने की अनुमति है। इसीलिए भारत का संघीय ढांचा और अमेरिका के संघीय ढांचे में अंतर है, क्योंकि भारत में कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका में संघ से अलग हो सकता है। तो भारत की संघीय व्यवस्था का स्वरूप अलग है कि भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं दी गई है। देखो,
दूसरा, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद है, राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल, जबकि हमारे पूरे राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, और इसी राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। जब आप समझ गए कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है, तो वह राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, जिसके कारण केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। तो आप सब जान गए होंगे कि राज्य में जो राज्यपाल, जो कि संवैधानिक प्रधान होता है, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, और केंद्र सरकार इस आधार पर राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है। केंद्र मतलब राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद ध्यान रखिए बच्चों कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण नहीं। जैसे मैं बोलूं कि अमेरिका में हर राज्य के 2 प्रतिनिधि भेजे जाएंगे राज्यसभा में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हर राज्य का आरक्षण अलग अलग है, उनमें समान दर्जा नहीं है। अगर कोई छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, तो उन्हें राज्यसभा में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि जहां पर ज्यादा जनसंख्या है, जैसे यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर राज्यसभा के जो मेंबर भेजे जाएंगे वो ज्यादा भेजे जाएंगे, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के संघीय ढांचे और भारतीय संघीय ढांचे में काफी अंतर हमें दिखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है, और राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया है और सीटों का निर्धारण किया गया है बच्चों। उसके बाद आता है कि सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा। आप सब जानते हैं बच्चों, राष्ट्रपति ही ज्यादातर नियुक्तियां करता है। जैसे मैं बोलूं, वित्त आयोग का गठन करना है राज्यों में, तो वित्त आयोग का जो गठन करेगा वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्यपाल करता है। जबकि उसके बाद हम देखें, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करती है। महालेखा परीक्षक है, आपका निर्वाचन आयोग है। इन सब की नियुक्ति करने का राइट कौन रखता है? केंद्र सरकार रखती है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये इसीलिए दिया ताकि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस, ये सारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और अखिल भारतीय सेवाओं पर नियुक्ति करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के अधीन जो सेवाएं हैं वो भी केंद्र सरकार के अधीन मानी जाती है। अब जो भी अखिल भारतीय सेवाओं के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी होंगे वो राज्यों में ही कार्य करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, और इस प्रकार राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है कौन? केंद्र सरकार। फिर आता है वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र के ऊपर क्या रहता है? आश्रित रहता है। जो भी बजट आता है केंद्र सरकार उसमें से राज्यों के लिए निर्धारित करती है कि कितना वित्तीय बजट उस राज्य को दिया जाएगा। तो हर राज्य केंद्र के ऊपर वित्तीय मामलों पर भी निर्भर रहता है। उसके बाद आता है संसद को अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, उसका नाम परिवर्तन कर सकती है। ये सारे अधिकार संसद के पास है। राज्यों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे मैं बोलूं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन, और अनुच्छेद 3 नए राज्यों की सीमा में घटाना, बढ़ाना, नाम परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत
कौन कर सकती है? केवल संसद को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। उसके बाद आता है राज्य के नाम, सीमा रेखा में बदलाव करना है, तो वो भी कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था का ढांचा है कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार क्या करती है? अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो भी केंद्र के अधीन है। वित्तीय मामलों पर भी राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर होता है। संसद को अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। उसके बाद आता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकल न्यायपालिका है। आप सब जानते हैं कि जहां पर क्या है, संघीय व्यवस्था का ढांचा है, वहां पर दोहरी नागरिकता या दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान है। लेकिन भारत में एकल न्यायपालिका है और एकल न्यायपालिका की जो शीर्षस्थ संस्था मानी जाती है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। उसके बाद आता है संघ सूची में सभी महत्वपूर्ण विषय, विदेश सेवा से संबंधित मामले, रक्षा से संबंधित मामले, ये सब संघ सूची में शामिल है। तो संघ सूची के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन पर कानून संसद बनाती है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र को ज्यादा मजबूती प्रदान की गई है। उसके बाद आता है राज्य सरकार की शक्तियां सीमित। राज्य सरकार के पास में शक्तियां है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, लेकिन अगर राज्यसभा कह दे कि इनमें से ये विषय क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास आ जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की शक्तियां सीमित है। उसके बाद हम इन आधारों पर कि एकल न्यायपालिका है, केंद्र सरकार की तरफ ढांचा झुका हुआ है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल यहाँ पर काम करता है, तो हमने देखा कि भारतीय संघीय ढांचे में एकात्मकता के लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, जबकि बाकी राष्ट्रों में ऐसा नहीं है। वहां पर दोहरी नागरिकता है, दोहरी न्यायपालिका है और राज्यों को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। लेकिन भारत में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का स्वरूप तो संघात्मक है, तभी तो अनुच्छेद 1 में कहा है राज्यों का संघ है, जबकि आत्मा कैसी है? एकात्मक है। और आत्मा को एकात्मक इसीलिए बनाया गया देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने भारतीय संघीय व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर हम भारत को अर्ध संघीय राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्य के संबंधों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम भारतीय संघीय स्वरूप को अर्ध संघीय कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण को समझने के लिए हमें केंद्र और राज्य संबंधों को समझना होगा और इन केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में हमें देखने को मिलेगा। संविधान का भाग 11 और 12 जो है केंद्र व राज्य के वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे विधायी संबंधों के बारे में। देखो बच्चों, विधायी का मतलब होता है कानून से संबंधित, और कानून से संबंधित जो शक्तियों का विभाजन है उसका विभाजन करने के लिए भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई हुई है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो विधायी संबंधों के आधार पर अगर हम देखें कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है, तो देखिए अधिकारों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है और अधिकारों से जो संबंधित सूचियां हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखो बच्चों,
संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो केंद्र बनाता है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाता है, जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून राज्य प्लस केंद्र बनाता है। लेकिन अगर मान लो दोनों के बीच में विवाद हो जाए तो विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। अब संघ सूची में कितने हैं? 97 मामले हैं, जबकि राज्य सूची में 66 मामले हैं और समवर्ती सूची पर 47 विषयों को शामिल किया गया है। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी सूचियां हैं अधिकारों से संबंधित, तो 3 सूचियां याद रखनी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है, तो आप कहेंगे केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। तो इसमें देखिए आपसे मामले भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी सूची का विषय है। जैसे आपसे पूछा जाए कि रक्षा मामला किस सूची का विषय है, तो आपका आंसर होगा संघ सूची का। रेलवे, डाक, आयकर और आबकारी, ये जो महत्वपूर्ण विभाग है, इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसके अलावा व्यापार से संबंधित राज्यों में जो भी व्यापार, पुलिस से संबंधित, मत्स्य पालन और वन उद्योग जो स्थानीय विषय हैं, उनको राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद जिनका प्रभाव दोनों पर पड़ता है, केंद्र और राज्य, उन विषयों को हमने समवर्ती सूची में शामिल किया है। जैसे अखबार है, मुद्रांक शुल्क है, बिजली है, औषधि है, इनको हमने समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो विषयों को देकर के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि मान लो कोई ऐसा विषय, जैसे आजकल जो सबसे बड़ा जो चल रहा है साइबर को लेकर के, तो साइबर सुरक्षा जैसे विषय जो परिस्थितियों के अनुसार आते रहते हैं, अगर वो विषय आ गए जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास आ जाता है। और ऐसी शक्तियों को हमने नाम दिया है अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसका है? केंद्र सरकार का है। अब हमने बात करी विधायी संबंधों की, अब हम बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की। तो प्रशासनिक संबंध में ध्यान रखना बच्चों कि केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कार्यपालिका से संबंधित कार्य करती है, और कार्यपालिका से संबंधित जो कार्य करती है, अगर मान लो किसी भी राज्य में कार्यपालिका सही तरीके से काम नहीं करती है, तो केंद्र सरकार वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य में आपातकाल घोषित कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। और आपातकाल की स्थिति में राज्य कार्यपालिका के सारे कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उस राज्य की समस्त कानून जो लागू करवाने हैं वो किसके नियंत्रण में होंगे? राष्ट्रपति के नियंत्रण में होंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में जो प्रशासनिक संबंध है वो ये है कि केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो आप देखिए कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के विषयों पर राज्यों को दिशा निर्देश दे सकती है। इसके अलावा अंतरराज्यीय नदी विवाद है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई नदी विवाद है, तो उन नदी विवादों पर कानून या किसी भी प्रकार का कोई फैसला देना है, तो फैसला देने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, तो उस स्थिति में भी केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के नियुक्त पदाधिकारी भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। राज्यों में कार्य करते हैं, लेकिन नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य सरकार उनको किसी भी तरह से पदच्युत नहीं कर सकती। उसके बाद आता है कि संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? राज्यसभा।
राज्यसभा के पास में पावर है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। उसके बाद है कि मान लो किसी भी राज्य में अशांति है तो केंद्र सरकार उस एरिया में केंद्रीय पुलिस बल को नियुक्त कभी भी कर सकती है। तो आपने देखा राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, प्रशासनिक तौर पर भी नियंत्रण किसका हो रहा है? केंद्र सरकार का नियंत्रण हो रहा है। वो कैसे? वो सैनिक और राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। फिर आप देख रहे हैं कि अगर मान लो किसी भी क्षेत्र में अशांति है तो वहां पर केंद्रीय पुलिस बल को गठित कर सकती है। इसके अलावा केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को प्रशासनिक निर्देश भी प्रदान कर सकती है। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार प्रशासनिक तौर पर भी राज्य सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। जैसे मैंने बताया कि संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार। लेकिन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है, विधायी संबंधों में देखा। जबकि प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से जो नए पदाधिकारी राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर ही राज्यों में कार्य करते हैं और जिसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। अब बात करते हैं बच्चों वित्तीय संबंधों की। वित्तीय तौर पर मैंने पहले भी आपको बताया कि वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होती है राज्य सरकारें। देखो, संघ सूची के विषयों में शामिल विषयों पर संसद क्या लगा सकती है? कर लगा सकती है। राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकारें क्या लगा सकती है? कर लगा सकती है। उसके बाद आता है कि अंतरराज्यीय करों की उगाही केंद्र सरकार के पास है, जबकि स्थानीय करों की उगाही राज्य सरकार के अधीन रखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम कुछ सूचियों की बात करें कि जो भी टैक्स आ रहा है उनका संकलन कैसे होता है, किस प्रकार उन पर नियंत्रण होता है, संकलन कौन करता है या कर कौन लगा सकता है, इन सब के बारे में हम थोड़े उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखो बच्चों, मुद्रांक शुल्क और दवाइयां और प्रसाधन की अगर हम बात करें तो करों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। प्रसाधन से संबंधित अगर कोई मामला है, दवाइयों से संबंधित अगर कोई टैक्स लेना है तो टैक्स का निर्धारण करेगी केंद्र सरकार। लेकिन उनकी उगाही करने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकारों को दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर विभिन्न श्रेणियां बनाई हुई हैं कि किस प्रकार करों का निर्धारण करेगा और किस प्रकार उनका संचालन होगा। उसके बाद हम रेलवे, समुद्री और हवाई, इन तीनों से रिलेटेड अगर कर लगाने हैं तो कर लगाएगा कौन? केंद्र सरकार। कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार कर लगा करके उसको किस में बांट देगी? राज्य सरकारों में उसका बंटवारा कर देगी। उसके बाद आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और प्रसाधन से संबंधित अगर कोई मामला है तो करों की उगाही और संकलन करने का कार्य कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और केंद्र सरकार फिर क्या करेगी? उसको राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में बांट देगी। उसके बाद आता है आबकारी और आयकर से संबंधित अगर कोई मामला है तो वहां पर संकलन और संचय करने का कार्य कौन करेगा? केंद्र सरकार करती है। उसके बाद आता है कृषि के अलावा लगाए कर पे केंद्र सरकार कर लगाती है और उसके बाद में केंद्र सरकार केंद्र व राज्यों के बीच में इसका क्या कर देती है? बंटवारा कर देती है। तो आपने ज्यादातर मामलों में देखा हो कि केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दिया गया है करों के निर्धारण और संकलन में। उसके बाद करों का बंटवारा करने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। तो देखिए, केंद्र राज्य के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखती है। किनके माध्यम से? करों के निर्धारण के माध्यम से। आपातकाल में करों के बंटवारे को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद राज्य के कुछ खर्चों पर केंद्र सरकार प्रतिबंध लगा सकती है और केंद्र द्वारा अनुमोदित योजनाओं को राज्य में क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं केंद्र स्तर पर लागू कर रखी है उनको राज्यों में लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकारों की होगी। अब हमने भारतीय
संघीय स्वरूप के बारे में चर्चा करी, केंद्र और राज्य के 3 संबंधों के बारे में चर्चा करी, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। इन तीनों संबंधों के आधार पर हमने देखा कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है राज्य की तुलना में। इसको लेकर के विवाद भी हुआ है और कई राज्यों ने कहा है कि राज्यों को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। केंद्र राज्य के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए या केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया, जिसका नाम था बच्चों सरकारिया आयोग। इस सरकारिया आयोग ने सिफारिश दी कि वास्तव में केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए राज्यों की तुलना में, क्योंकि अगर देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है तो केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, लेकिन राज्यों को भी कुछ स्वायत्तता देनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे कि राज्य अपनी समस्याएं केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके। उसके बाद में सरकारिया आयोग ने कहा कि केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को पिछड़े क्षेत्र के प्रति सजग रहना चाहिए। इसके अलावा कहा कि संघ व राज्य के जो अंतर है उनको समाप्त करने की कोशिश केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी करनी चाहिए, ताकि राज्य सरकारें उचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र व राज्य संबंधों को सुधार सके, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की है। तो केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था सरकारिया आयोग। और सरकारिया आयोग ने राज्यों की स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि राज्यों को कुछ नई स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। तो आज हमने इस चैप्टर में भारतीय संघीय व्यवस्था के स्वरूप, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।